मूवी की शुरुआत होती है एक रिचुअल दर्शाते हुए जिसमें एक व्यक्ति बहुत अजीब सी चीजें कर रहा है। अब सीन कट होते ही दिखाई देता है एक घर जहां पर दो लड़कियां बैठी हुई है, किसी का इंतजार कर रही है और साथ में घबरा भी रही है। एकदम से उन दोनों की नजर एक फोटो पर जाती है जिसमें एक व्यक्ति हवा में लेविटेट कर रहा है, शायद किसी रूहानी ताकत की मदद से। अब ये दोनों लड़कियां जिससे मिलने आई है वो एक काला जादू करने वाला इंसान है या शैतान, आप जो भी कहें। इसका नाम है एहसान होजा। एक औरत आके इन दोनों लड़कियों को एहसान के पास ले जाती है। अब इस ओझा के पास आने के बाद वो इनसे इनका नाम पूछता है। इन दोनों लड़कियों में से लेफ्ट साइड वाली लड़की का नाम है ओजनूर। यहाँ पर ये एक बात पूछने आई है कि मेरी जिससे शादी होने वाली है, क्या वो मेरे लिए सही है? जिससे शादी होने वाली है उसका नाम है कुदरत और वो इसकी आंटी का बेटा है। अब साथ में एक और लड़की है, ये कौन है? दोस्तों मैं बता दूं, इसका जिक्र सेकंड के पार्ट 2 में होगा जो कि बहुत जल्दी आएगा। ओझा कुछ मंत्र पढ़ता है और कुछ जले हुए कोयले के टुकड़े पानी में डाल देता है। वो ये कहता है कि रूहानी ताकत इसका जवाब तुमको खुद देगी। अब ओजनूर के सामने बैठी लड़की के अंदर रूहानी ताकत आके कहती है कि कुदरत से शादी बिल्कुल मत करना, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, हमेशा दूर रहना उससे। अब 12 साल बीत जाते हैं। महीना और साल था मई 2009। एक सीन आता है जहां पर ओजनूर एक आदमी के साथ काफी लड़ाई झगड़ा कर रही है। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कुदरत है जिससे रूहानी ताकत ने ओजनूर को दूर रहने का मशवरा दिया था। इनकी बातों से यह पता लगता है कि ओजनूर 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है और इन दोनों के आपस में अफेयर चल रहा था क्योंकि ओजनूर कुदरत से जिस्मानी रूप से प्यार में थी। वो प्रेग्नेंट भी इसलिए हुई थी ताकि वो इससे शादी कर सके। तभी कुदरत गुस्से में इसको धक्का दे देता है और ओजनूर की हालत बिगड़ने लगती है। सीन कट होके हमको 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि है एक कुदरत की बेबी नीसा, उसकी अंधी बेटी जायदा और एक पैरालाइज सास जो कि खुद से कुछ नहीं कर सकती। ओजनूर को ये रिश्ते में बहन बोलती है क्योंकि कुदरत उसका दूर का भाई ही था। अब ओजनूर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां उसको होश में आने के बाद पता लगता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह कुदरत से काफी गुस्सा होती है और इस हादसे के लिए और उसकी मुश्किलों के लिए उसको कसूरवार ठहराती है। कुदरत काफी रिलैक्स हो जाता है क्योंकि ओजनूर कुदरत की बीवी नीसा और उसकी बच्ची को जाके उनके अफेयर के बारे में बताने वाली थी। वो दोनों काफी ज्यादा झगड़ा करते हैं हॉस्पिटल में भी और कुदरत उसको एक एडवाइस देता है कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, नहीं तो सब कुछ जाके तुम्हारे पिता को मैं बता दूंगा। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है और ओजनूर एक बदले की याद में कहती है, सिर्फ तुम ही मेरा प्यार हो और कोई नहीं। इन सब टेंशन में कुदरत रोज शराब और सिगरेट पीने लगता है। वो उस रात घर वापस आता है और बहुत परेशान था। सोने के बाद उसको एक सपना आता है कि उसकी बेटी उसके पास आके अपने दोनों हाथों में 2 आंखें ले रखी है और कह रही है कि पापा ये मेरी आंखों में लगा दो ताकि मैं आपको देख सकूं। इस डरावने सपने से उठने के बाद कुदरत को अपनी गलती का अफसोस होता है और वह यह कहता है कि काश उस दिन मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद आज ज्यादा ऐसे नहीं होती। अब थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ ओजनूर के बारे में। जैसा कि ओझा ने कहा था, उसने कुदरत से शादी नहीं करी। ओजनूर ने शादी करी थी अली इस्माइल से, जिसकी मृत्यु हो गई थी और अब वो अपनी सास के साथ एक विडो के रूप में रह रही थी। कुदरत अपने दोस्त के साथ थोड़ा डिस्कस करता है उसकी अफेयर के बारे में, पर तभी ओजनूर का फोन आता है। वह ओजनूर से साफ कहता है कि मुझे कॉल मत करो और वो गुस्से में जा रही थी फिर से उसी ओझा के पास जहां वो शुरुआत में गई थी और वो कुदरत को पाने के जुनून में बिल्कुल डूब चुकी थी। ओझा के मना करने के बाद भी उसको कुदरत के लिए लस्ट था। अब यहाँ एक सीन आता है जायदा और उसकी माँ के बीच में। वो कुछ कह रही है कि मम्मी कुछ बहुत बुरा हुआ है और आप पापा को बिल्कुल मत बताना। यह मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था और मैं शुरुआत में ही समझ गया था कि यहाँ पर मूवी कैसे मोड़ लेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे काबिल सब्सक्राइबर जिन्होंने ये मूवी देखी होगी वो भी ये बात समझ गए होंगे। ओजनूर एक काली रात में पहुंच जाती है उस ओझा के पास। अब यहाँ ओजनूर अपने पास रखे हुए पैसे और सोने के कंगन ओझा को देकर कहती है कि कुछ ऐसा कर दो जिससे कुदरत बस मेरा हो जाए और अब ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ओझा मान जाता है और कहता है कि मैं कुदरत की बीवी पर एक बिग स्पेल चलाऊंगा। यह सबसे शक्तिशाली जादू टोना है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ओझा कहता है कि शैतानी जीव हमारी तरह ही क्रिश्चियंस मुस्लिम होते हैं, पर इनमें से एक ऐसी ट्राइब एंजार जो कि मुस्लिमों से बहुत नफरत करती है,
मुझे उस ट्राइब में से एक शैतान को मनाना होगा नीसा को पोजेस करने के लिए। नीसा को पोजेस करते ही 5 दिन के अंदर उसकी और उसके खून से जुड़े रिश्तेदारों की मौत हो जाएगी और कुदरत उसका हो जाएगा। और कैसा हो पाएगा, ये बात तो हमें मूवी के अंत में ही पता चलेगी। अब मैं आपको इस पिग स्पेल की विधि बता देता हूँ। एक पिग को काट कर उसकी आंतें निकालनी होंगी, मतलब उसकी इंटेस्टाइन्स। अब उस इंटेस्टाइन को लपेटा जाएगा एक मृत शरीर जो कि हाल ही में मारा हो, उसकी शिन बोन यानी कि पैर की हड्डी पर। इंटेस्टाइन को लपेटने से पहले ओजा लिखेगा कुछ ऐसी बातें जो कुरान से उल्टी होंगी। साथ में चाहिए होगा नीसा के खून का कतरा, बाल, नाखून या फिर कुछ ऐसा ही। और सबसे जरूरी चीज, उसकी एक फोटो। यह सब उस डीमन को मनाने के लिए किया जा रहा था। ओज़लून मान जाती है और कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो वो जाती है सीधा कुदरत के घर ये सब चीजें लेने के लिए। वहां पहुंचने पर घर में कुदरत नहीं होता, जो कि उसके लिए काफी अच्छी बात थी। वहां कुदरत की पैरालाइज माँ को कुछ रूहानी ताकतें नजर आती है। ये कौन थी, इसके लिए भी सेकंड पार्ट 2 का वेट करिए। तब तक आप मजा लीजिए सेकंड पार्ट 1 का। ओज़लून बहाना करके जाती है सीधा वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम से ये चीजें मिलना काफी आसान था। वहां उसको मिलता है एक ह्यूज सैनिटरी पैड, एक कंधे में बाल, और ये दोनों चीजें लेकर वो वहां से निकल जाती है। पर कुदरत वहां उसको मिलता है और खूब गुस्सा करता है कि यहाँ कभी मत आना। अब यहाँ ओज़लून एक बार को यह सोच रही थी कि मैं ऐसा ना करूं, उस बच्ची पर उसे तरस आ गया था। कुदरत के रूड बिहेवियर को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधा ओजा के पास चली गई। यहाँ डीमन को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करी गई। सैनिटरी पैड को एक पानी में डुबाया जाता है, उस पानी को डाला जाता है पिग की आंतों में, फिर मुर्दे की शिन बोन पर उसको लपेट कर कुछ फरियादें की जाती है और बस शैतान राजी हो जाता है। और अगले 5 दिन अब जहन्नम जैसे आने वाले थे कुदरत की फैमिली के लिए। एक खास बात और थी कि नीसा की तस्वीर को 5 दिनों तक कुत्ते के खाने में मिलाकर देने को कहा जाता है। भयानक रातों की शुरुआत होती है 10 मई से। कुदरत के घर में एक सीन आता है जहाँ जायदा अपनी दादी माँ के बाल बना रही है और एकदम से उसको एक ऊंची सी सांस आती है और जायदा अपनी दादी माँ को करके चुप करवाती है। वहाँ कुदरत अपने नशे में धुत होता है। नीसा 12 बजे उठती है अपनी सुबह की प्रेयर्स करने के लिए। प्रेयर करने के बाद उसको बहुत सारे शुकर यानी पिग के कटे हुए सर नीचे गिरते हुए दिखते हैं। वो बहुत डर जाती है और पहली रात का अंत हो जाता है। पर भयानक चीजें तो अभी आने वाली थी। अब अगली सुबह यानी कि 11 मई को अचानक से नीसा पोजेस होने लगती है और अपनी बेटी की डॉल और खुद के ही बाल काट कर खाने लगती है। रात को नीसा ये सब कुदरत से डिस्कशन करती है और वो उसको पागल कह के डांट देता है। पीछे जायदा डॉल के साथ काफी ज्यादा अजीब चीजें करने लगती है। अब इसका ऐसा बिहेवियर क्यों था, ये बात तो आगे ही पता चलेगी। ओज़लून की तरफ से एक सीन आता है, उसको भी अजीब से एहसास होने लगते हैं। वो रात को सोने जाती है और उसको उसका मृत पति दीवार में सर मारता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि तुम्हारे अफेयर की वजह से ही मैंने खुद को इस तरह कट मार के मार दिया था। वो जाग जाती है और फ्लोर पर पैर रखती है। उसके पैर में चुभ जाता है वही ब्लेड जो उसके हस्बैंड के हाथ में था सपने में। आखिर ये सब ओज़लून के साथ क्यों हो रहा था और ओज़लून को ये सारी चीजें क्यों दिख रही थी। अब बात है 12 मई के दोपहर की। नीसा अपनी सास की देखभाल करती है, उनको साफ करके वो उनके लिए एक स्टोव बनाने के लिए रख देती है। ये सब करके नीसा बाथरूम में पानी फेंकने जाती है। इतने में हमको दिखाई देता है कि नीसा की सास जो कि पैरालाइज थी, वो रूहानी ताकत के कंट्रोल में आके चलने लगती है और खुद पर वो गरम गरम सूप डाल देती है। तो घर में पहले इंसान की मौत हो जाती है। इनको क्रियाक्रम करा जाता है और सब घर में शोक मनाते हैं। ओज़लून भी आती है और दुख दिखाती है, पर अंदर से वो काफी खुश थी। जायदा इस बात से काफी परेशान थी और बहुत रोते हुए दिखाई देती है। कुदरत बाहर सिगरेट पी के घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी चाबी काम नहीं आती। अचानक से ही अपने आप गेट खुल जाता है और अंदर उसको अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। अब अंदर जाते ही कुदरत की बीवी और ओज़लून एक रूहानी ताकतों के रूप में उसको डराती है। अचानक से वहां भी होती है उसकी बेटी जायदा। वो बहुत घबरा जाता है। उस रात का अंत होता है और 13 मई की सुबह कुदरत अपनी बीवी नीसा की बात मान लेता है। कुदरत एक प्रीस्ट की मदद लेने की बात कह के प्रीस्ट के पास चला जाता है। यहाँ प्रीस्ट एक बॉडी को नहला धुला रहे थे।
कुदरत उनसे बात करता है और कहता है कि मेरे घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी एक जिन के द्वारा पोजेस हो गई है। यह डेल्यूजन दिखाना और एक शैतानी जिन का ही काम है। अब यहाँ प्रीस्ट ये कहता है कि दो बातें हो सकती है, या तो वही शक्ति को तुमसे कुछ दिक्कत है, या फिर तुम्हारे यहाँ किसी को तुमसे दिक्कत है और उसने जिन को भेजा है तुम्हारी बीवी को पोजेस करने के लिए। इन शॉर्ट प्रीस्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब 13 मई की रात को दो हादसे होते हैं, एक नीसा के साथ और एक ओजनूर के साथ। पहले आते हैं नीसा पर। नीसा को नीचे बाथरूम में उसकी सास पति के साथ ब्रेड खाते हुए दिखती है वॉशरूम के अंदर। वो बहुत घबरा जाती है और तभी कुदरत आके उसको संभालता है और यह कहता है कि कल हम प्रीस्ट के पास जाएंगे, चिंता मत करो। और तभी वहां ओजनूर के घर में ओजनूर नहाकर निकली ही थी, तभी वहां पर लाइट चली जाती है। पर वहां उसको रूम में दिखाई देती है नीसा एक शैतान के रूप में, जो कि ओजनूर के 4 महीने के मृत बच्चे को लेके बैठी हुई थी। और वो शैतान उसको काफी बुरे शब्द कह के नीचे फेंक कर चला जाता है। अब 14 मई की सुबह ओजनूर बात करती है ओजा से। वो यह बताती है कि मुझे बहुत ही अजीब शैतानी सपने आ रहे हैं, पर ओजा कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है अगर तुम्हारा नीसा से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। अब पीछे से यह बात ओजनूर की सास सुन लेती है। वानीसा अपने घर में अपनी बच्ची की ड्रेस ठीक कर ही रही थी, कभी जायदा अपनी दादी माँ के हेल और हेवन में जाने की बात करती है और नीसा पोजेस होके खुद को फांसी लगाने लगती है। यहाँ भी जायदा का बिहेवियर ठीक नहीं था। कुदरत आकर उसको फांसी लगाने से रोक लेता है। ओजनूर की सास घर आके सब कुछ उनको बता देती है और बस कुदरत अपनी बीवी को लेकर निकल जाता है ओजा के पास। वहाँ ओजा ने सारी तैयारी कर ली थी उस दिन को बाहर निकालने के लिए। अब यह 14 मई की रात थी, यानी कि 5वां दिन। अब तक बस एक ही इंसान की मौत हुई थी, पर आज सारे फैसले होने वाले थे और बहुत से राज भी खुलने वाले थे। सीन कट होके ओजनूर के पास आता है। ओजनूर डिनर कर रही थी, अचानक से उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और डिनर की थाली अचानक से खून से भरे बॉम्ब्स में बदल जाती है। वो वॉमिट करती है और उसके मुंह से बाहर आते हैं बहुत सारे बॉम्ब्स। वो किसी को फोन मिलाने जाती ही है, पर अचानक से वो किसी को देखकर बहुत घबरा जाती है और उसका पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और ओजनूर की मौत हो जाती है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें आप खुद भी गिर सकते हो, और ओजनूर की बदले की याद में यही हुआ। अब आखिरी स्टेज आती है जहाँ पर प्रीस्ट नीसा को बैठा देता है एक चेयर पर, जो कि कुरान की किताबों से घिरी हुई थी, ताकि वो जिन वहां से बाहर न जा पाए। अब नीसा पर झाड़ फूक शुरू होती है। झाड़ फूक करते टाइम काफी सारी चीजें की जाती हैं, जैसे पाक पानी उस पर डाला जाता है और जिन बाहर आने लगता है। वो जिन काफी तकलीफ देता है, पर प्रीस्ट उस पर एक लकड़ी से बने हथियार से वार कर देता है, ये कहकर कि भरोसा रखो, इससे बस जिन बाहर आएगा। पर अचानक से मौत हो जाती है नीसा की। कुदरत गुस्से ने प्रीस्ट को मारने लगता है, पर पीछे खड़ी हुई थी जायदा पोजेस्ड होके। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ खुलता है सबसे बड़ा राज। असल में ओजनूर ने गलती से पोजेस करवा दिया था जायदा को, ना कि नीसा को। शैतान बस नीसा को इस्तेमाल कर रहा था एक वेसल की तरह, ताकि उसकी सच्ची आइडेंटिटी किसी के सामने ना आ पाए। अब असल में हुआ क्या था, याद है एक सीन जिसमें मैंने आपको बताया था कि नीसा और जायदा आपस में बात कर रही थी कि मम्मी पापा को मत बताना। तो उस दिन जायदा की पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई थी। वॉशरूम में वो सैनिटरी पैड और किसी का नहीं बल्कि जायदा का था। ओजनूर ने सबके लिए मौत तो मांगी थी, लेकिन खुद भी वो जिंदा नहीं रही। इन सारे हादसों के लिए शुरुआत से जायदा के अंदर एनजार ट्राइब का जिन ही जिम्मेदार था। नीसा की सास को उसने मरवाया, नीसा को खुद उसने मरवा दिया। ओजनूर की मौत का भी वही कारण बना। ओजनूर ने किसी को देखा था मरते वक्त और वो जायदा ही थी। और फिर अंत में वो शैतानी रूप से देखती है अपने पिता को और बूम, मूवी खत्म। पिक्चर के एंड में कुछ सबटाइटल्स दिए गए हैं जहां पर यह लिखा हुआ है कि एक असली स्टोरी पर बेस्ड है। जैसे कि वहां पर यह लिखा हुआ था कि एक 44 साल का आदमी, एक 33 साल की औरत और उसकी 11 साल की बच्ची मौत में मरी हुई पाई गई। किसी को भी उनका मौत का कारण नहीं पता चल पाया, इसलिए वहां का जो प्रीस्ट था उसके ऊपर सारी सस्पेंशंस डाली गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि एक्चुअल में मूवी में हुआ क्या। शुरुआत में एक जिन ओजनूर की दोस्त के अंदर आया था। मुझे लगता है कि वही एनजार जिन था और हो सकता है उसको इंसानी मुंह की भूख हो,
तभी उसने कुदरत से शादी करने को मना किया। और ये भी हो सकता है कि ओजा उससे मिला हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे हिंट्स मूवी में हमको दिए गए हैं। शैतान को इंसानी रूह चाहिए ही होती है, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि शुरुआत का जिन और अब 12 साल के बाद वाला जिन मुझे काफी सिमिलर लगा। पर आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑजमोंड की मौत क्यों हुई? क्योंकि जिन जिसको पोजेस करेगा उसके खून के रिश्तेदारों में आने वाले सभी लोगों की मौत हो जाएगी, यानी कि जायदा की माँ, दादी, कुदरत उसका पिता, और ओजनूर यानी कि उसकी आंटी। और यही कारण था कि ओजनूर की मौत बहुत ही भयानक रूप से हुई थी, क्योंकि वही वो थी जिसने उस जिन को बोला था पोजेस करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गो सी